विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम, अध्याय 12। एक बार फिर युद्ध के मैदान में। श्री भैरवनाथ मुखर्जी की चौंकाने वाली घोषणा के बाद कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। बेहतर होगा कि तुम ही समझाओ भैरवनाथ मुखर्जी। अंततः कावेरी भट्टाचार्य ने कहा। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। भैरवनाथ मुखर्जी ने सहमति जताई। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हम ही अकेले लोग नहीं होंगे जो इस अखबार की बेहुदा जासूसी को पकड़ेंगे। इस अखबार की सर्कुलेशन 2 मिलियन से भी ज्यादा है। मुझे बहुत खेद है आप सभी से, उन्होंने जल्दी से कहा जब वे सभी उन्हें घूर रहे थे। मैंने बीते कुछ दिनों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है, लेकिन यह टाला नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, बल्कि मैं चाहता था कि तुम सभी अपनी भूमिकाओं में बने रहो। मुझे नहीं पता था कि वे हमसे जानकारी निकालने के लिए क्या कदम उठाएंगे, और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम सभी वास्तव में अनजान रहो। लेकिन वह हमारे सामने गायब हो गया। रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ थी, तुम मुझसे बात कर रहे थे। उसने मदद की। भैरवनाथ मुखर्जी ने स्वीकार किया। उसने और भोलानाथ ने मिलकर यह सारा इंतजाम किया था। एक पुरानी पारंपरिक चाल। असल में देखो, उन्होंने परमव्रता भट्टाचार्य से कहा। हालात बहुत गर्म हो रहे थे। उन्होंने हमें पहले ही शाम को पकड़ लिया था। जब तुम यहां आए, तपस भौमिक प्रकट हुआ। मैंने उसे पहचाना नहीं और उस पल के लिए उसने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि वह खुद बिग बेजीसस है। फिर बेचारे बिमल भट्टाचार्य ने खुद को गोली मार ली। मैं इस बारे में अंधेरे में था, अब भी हूं कुछ हद तक। अब यह पूरी तरह स्पष्ट है कि यह आदमी और उसके साथी सेमेस्टर के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए उनके पास एक बहुत अच्छा कारण है। इस आदमी के पास वही उपकरण था जिसकी बिग नॉइज को जरूरत थी। उसके पास पूरे देश में मुखबिरों का एक नेटवर्क था। गप्पी लोग, छोटे एजेंट और इसी तरह के लोग। अर्नब रॉय उनमें से एक था। ये कीड़े उसे सबसे अच्छे ग्राहक दिलाते थे। वे सबूत इकट्ठा करते थे। तपस भौमिक ब्लैकमेल करता था। यह कोई सीधा सादा मामला नहीं था। मुझे यह पूरी बात समझ में नहीं आ रही, परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा। क्या उस ज्योतिषी ने बूढ़े पुजारी को हमें धोखा देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की? बस यही बात है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। उसे शायद एहसास हो गया था कि अर्नब रॉय उसके लिए बहुत अधिक मददगार नहीं होगा, सिवाय हमें पहली बार पकड़वाने के, और वह चाहता था कि बिमल भट्टाचार्य अंदर से सारी जानकारी उसे दे। और बिमल भट्टाचार्य ने खुद को गोली मार ली बजाय इसके कि वह ऐसा करे? राजमोहन रॉय चौधरी ने पूछा। भैरवनाथ मुखर्जी हिचकिचाए। मुझे डर है, उन्होंने अंततः कहा, कि तपस भौमिक के पास उसे धमकाने के लिए बहुत गंभीर कारण थे। मेरा अनुमान है कि बूढ़ा व्यक्ति पहले ही पूरी तरह से निचुड़ चुका था। यह साफ है कि वह किसी खुलासे से डरता था, और अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसे डरने की क्या जरूरत थी? रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। यह तो बेतुका है। हम यह नहीं जान सकते कि वह क्या था, प्रिय, भैरवनाथ मुखर्जी ने कोमलता से कहा। लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है कि उसका अंतिम विचार हमारी मदद करने का था, और उसने यह बहुत प्रभावी और व्यावहारिक तरीके से किया। उसने हमें एक ठोस सलाह दी, जो नाटकीय अंदाज में इसलिए आई क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि केवल वही व्यक्ति जिसे इसकी जरूरत थी इसे समझ सके। वह तुम थे, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। मैं इसे जल्दी नहीं समझ पाया, उन्होंने कहा। संदेश सही क्रम में नहीं आए। तुम्हारा संदेश, रुक्मणी रॉय चौधरी, खतरा सबसे पहले आना चाहिए था। यह हमारी गलत फहमी तोड़ने के लिए था कि तपस भौमिक एक सच्चा ज्योतिषी था। फिर था सुबोध सान्याल, वह सबसे दिलचस्प बूढ़ा आदमी था जिससे मैं लंबे समय में मिला हूं। जब भी संदेह होता, मुझे लगता है कि बिमल भट्टाचार्य सुबोध सान्याल से सलाह लेता था। हालांकि उसने अपनी सबसे बड़ी परेशानी कभी उसे नहीं बताई। और फिर निश्चित रूप से वहां था रेड नाइट। मुझे यह तब तक समझ नहीं आया
जब तक मैं सुबोध सान्याल से मिलने नहीं गया। ऐसा लगता है कि उसके पड़ोसी एक पुराने जीवाश्म शिकारी थे। उनके विशाल बगीचे में प्राचीन ब्रिटिश लोगों ने एक चर्च बनाया था, जिसके अवशेष वह समय समय पर खोजते रहते थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक विशाल नाखून मिला जो खाने की मेज के आकार का था, और इससे सभी लोग उत्साहित हो गए। प्रेस को इसकी भनक लग गई और बूढ़े क्लूअर, जिसका मैंने जिक्र किया था, ने खुद को बंद कर लिया और एक किले की तरह बना लिया। कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता था बिना अपने जीएफएस बैज के। बिमल भट्टाचार्य, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यह सब जानते थे, और शायद उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श जगह होगी जो कुछ समय के लिए सार्वजनिक निगाहों से बचना चाहता हो। वह हमसे फिर से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अपना साहस खो देंगे। यही कारण था कि उन्होंने हमें लिखा। लेकिन उसने शतरंज का मोहरा क्यों भेजा? परमव्रता भट्टाचार्य ने पूछा। अगर तुम वहां रखे कागज को देखोगे, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, तो तुम्हें समझ आएगा। सुबोध सान्याल की संपत्ति के बगल वाले इलाके का नाम रीडिंग नाइट्स है। वहां एक धारा है जहां पुराने सैनिक अपनी ढाल और कवच धोते थे। बिमल भट्टाचार्य के पास हमें बताने का यही एक तरीका था, बिना सीधे नाम लिखे, जिसे कोई भी देख सकता था। यही वजह थी कि मैंने तुम सबसे इस बारे में पूरी तरह चुप रहने को कहा था। हे भगवान, तो तुम्हें पूरे समय सब पता था। परमव्रता भट्टाचार्य चौंक उठा। राजमोहन रॉय चौधरी ने काबेरी भट्टाचार्य की ओर देखा। लड़की थोड़ा शर्माई और उसकी नजरों से मिली। मुझे भी पता था। भैरवनाथ मुखर्जी ने मुझे अगली सुबह बता दिया था, हमेशा की तरह पॉलिटेक्निक। आखिर तुमने यह सब कैसे किया? रुक्मणी रॉय चौधरी ने पूछा। यह सब छोटी ग्रे किताबों की वजह से हुआ, भैरवनाथ मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आधे घंटे की पढ़ाई के बाद मेरा सिर फूल गया। 2 घंटे के भीतर मैं एक मोटर सेल्समैन बन गया, जबकि पहले मैं सिर्फ पिल्ले बेचा करता था। 3 दिन बाद। बकवास मत करो, राजमोहन रॉय चौधरी झुंझला उठा। सीधे बताओ, तुमने यह सब कैसे किया? सामान्य बोकेल मस्तिष्क, भैरवनाथ मुखर्जी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। गहरा, रहस्यमय और चालाकी से भरपूर होने के बावजूद वह उन 2 अपराधी जगत के धुरंधरों भोलानाथ और उसके भाई हरि की तुलना में कुछ भी नहीं है। हरि तो अपने भाई से भी ज्यादा चालाक है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने चालाक लोग नहीं देखे। वे दोनों इस पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे, जबकि मैं बस खड़ा होकर उनकी कला की प्रशंसा कर रहा था। मैंने तुम्हारे पिता को मनाया, उन्होंने जारी रखा। मैंने उन्हें समझाया कि अगर मुझे खुली छूट मिलती और वह सुरक्षित रहते तो हमारे दुश्मन शायद अपनी असली पहचान जाहिर कर देते। वे कुछ हद तक ऐसा कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारे पिता बहुत बहादुर निकले, और जैसा मैंने कहा, भोलानाथ और हरि ने बाकी सब संभाल लिया। यह रहस्यमयी गायब होने की चाल उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी दिखती थी। शुक्र है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि समय और जगह पहले से तय थी। हरि ने मरा हुआ यू वृक्ष खोजा और पूरी योजना बनाई। भोलानाथ पहले से भूल भुलैया के अंदर तुम्हारे पिता का इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें एक गुप्त रास्ते से खेत के किनारे किनारे ले गया। तब वहां से उन्होंने बिना किसी की नजर में आए धुंध भरे सुरंग में प्रवेश किया। वहां एक झोपड़ी थी। राजमोहन रॉय चौधरी, है ना? वहीं उन्होंने कपड़े बदले, क्योंकि साधारण गांव के कपड़े पहनना जरूरी था। हरि की पत्नी का भाई, जो मंदार मोनी से था, एक नाव में इंतजार कर रहा था, जहां धुंध की सुरंग नदी में खुलती थी। यह ज्वार के उच्चतम स्तर पर हुआ, याद है ना? उसने तुम्हारे पिता को नदी के रास्ते तट के उस हिस्से तक पहुंचाया जहां सुबोध सान्याल कार लेकर इंतजार कर रहा था। बस काम हो गया। हरि ने ही वह चिट्ठी भूतू सोना के गले में बांधी थी। यह तुम्हारे पिता का विचार था। मुझे इस योजना के इस हिस्से पर शक था, क्योंकि मैं उस जानवर को जानता था, लेकिन यह सही साबित हुआ। राजमोहन रॉय चौधरी स्तब्ध होकर उसे देख रहा था। भोलानाथ और हरि ने जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य को उस खाड़ी में नाव में बैठाया। उसने पूछा। मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी हिम्मत कर सकता है। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे अचरज से देखा।
तुम्हारा मतलब? राजमोहन रॉय चौधरी ने कंधे उचका दिए। यह समुद्र तट का सबसे खतरनाक हिस्सा है। समुद्र हर दिन आगे बढ़ रहा है, जिससे इसे स्थायी रूप से चिन्हित करना असंभव हो जाता है। मुझे तो हमेशा लगता है कि वह पुरानी झोपड़ी कभी भी गायब हो सकती है। मुझे यह नहीं पता था, भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से कहा। मैंने उन दोनों को कम आंका था। वे असली मक्कार निकले। खैर, उन्होंने तुम्हारे पिता को सही सलामत निकाल ही लिया। भोलानाथ की एकमात्र गलती कपड़ों के मामले में हुई। उसे उन्हें नष्ट करने का आदेश था, लेकिन उसके दामाद, जो अंडमान द्वीप का ब्रूमेल, फैशनेबल आदमी था, ब्यू ब्रूमेल, बो ब्रूमेल, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी फैशन आइकॉन एंड डेंडी थे, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश समाज में फैशन और शैली के लिए मशहूर थे। ब्यू ब्रूमेल का परिचय, पूरा नाम जॉर्ज ब्रायन ब्यू ब्रूमेल, जॉर्ज ब्रायन बो ब्रूमेल, जन्म 7 जून 778, लंदन, इंग्लैंड, मृत्यु 30 मार्च 1940, फ्रांस। प्रसिद्ध फैशन, जीवन शैली और व्यक्तिगत शैली के लिए उनकी खासियतें। एक, आधुनिक पुरुष फैशन के जनक। उन्होंने पुरुषों के लिए सादगी भरी लेकिन उत्तम दर्जे की ड्रेसिंग को बढ़ावा दिया। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने अधिक फिटेड सूट और टाई, क्रवैट पहनने की परंपरा शुरू की। ब्रिटिश उच्च समाज में प्रभाव। वे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चौथे के करीबी दोस्त थे। उनका ड्रेसिंग स्टाइल इतना प्रभावशाली था कि पूरे ब्रिटिश समाज ने उनकी नकल करनी शुरू कर दी। 3, साफ सफाई और ग्रूमिंग पर जोर। वे प्रतिदिन नहाने, साफ सुथरे कपड़े पहनने और परफ्यूम का इस्तेमाल करने पर जोर देते थे, जो उस समय आम नहीं था। उन्होंने डैडी शब्द को लोकप्रिय बनाया, जो एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो फैशन और स्टाइल के प्रति बेहद सजग हो। 4, गिरावट और मृत्यु। अपनी भव्य जीवन शैली और खर्चीले स्वभाव के कारण वे कर्ज में डूब गए। बाद में उन्हें इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस जाना पड़ा, जहां उनकी हालत खराब होती गई और वे गरीबी में मरे। उनकी विरासत ब्यू ब्रूमेल को आज भी पुरुषों के क्लासिक फैशन और ग्रूमिंग का प्रतीक माना जाता है। उनके नाम पर किताबें, फिल्में और यहां तक कि लंदन में उनकी एक प्रतिमा भी है। स्विंगल के लिए वह कपड़े काम आ सकते थे, यह सोचकर उसने उन्हें रख लिया। इसी की वजह से गलतफहमी हुई, जिसने रुक्मणी रॉय चौधरी के अपहरण तक की नौबत ला दी। तो अर्नब रॉय ने बस उस पार्सल को खोल लिया था? परमब्रता भट्टाचार्य ने पूछा। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह हमारे सारे पत्र व्यवहार की जांच कर रहा था। मैंने इस बारे में भोलानाथ से बात की। उसने मुझे कसम खाकर कहा कि उसने कपड़े कीचड़ में गाड़ दिए थे, लेकिन अर्नब रॉय ने उन्हें फिर से खोद निकाला होगा। यह कहानी पूरी तरह विश्वास करने लायक नहीं थी, लेकिन इससे मुझे अर्नब रॉय पर शक हो गया। हालांकि मैं मूर्ख था कि मैं उसे पकड़ने के लिए तेजी नहीं दिखा पाया। लुग अचानक टिप्पणी करता है, मुझे तो यह सब डेकामेरॉन जैसा लग रहा है, बस मजा नहीं है। डेकामेरॉन इतालवी लेखक जियोवानी बोक्काच्चो द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है, जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह पुस्तक मध्ययुगीन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है और इसे पुनर्जागरण साहित्य की एक प्रमुख रचना माना जाता है। राजमोहन रॉय चौधरी थकान से सिर हिलाते हुए कहता है, सच कहूं तो यह सब बहुत ज्यादा हो गया है। आगे क्या करना है? हम सब पूरी तरह थक चुके हैं और मैं अभी कह देता हूं कि लड़कियां अब इसमें और शामिल नहीं होंगी। बिल्कुल सही, भैरवनाथ मुखर्जी सहमत हुआ। मेरे मृत शरीर के ऊपर से, जैसा कि लुक कहेगा। मैं तो पूरी तरह इसके पक्ष में हूं। परमब्रता भट्टाचार्य ने हामी भरी। दोनों लड़कियां इतनी थक चुकी थीं कि विरोध भी नहीं कर सकीं। रुक्मणी रॉय चौधरी तो पहले से ही आधी सो चुकी थी। मेरा सुझाव है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, कि मैं तुरंत रेडिंग नाइट्स जाऊं। हमारे पास करीब 4 घंटे की बढ़त है। यही वजह है कि मैं घबरा नहीं रहा था। उन्हें उस फोटो के बारे में खबर लगनी ही है, उसने राजमोहन रॉय चौधरी के अनकहे सवाल का जवाब देते हुए जोड़ा। यह तो तय है, कोलकाता के आधे अपराधियों को शायद पहले ही पता चल चुका है कि एक खास जगह से
जज के बारे में जानकारी देने पर इनाम मिलेगा, इसलिए मैं अभी निकलता हूं। मैं तुम्हारी आंखों के लिए 2 पैसे लाऊंगा, लुग ने ठिठोली की, और तुम्हारी सही सही अंतिम यात्रा का बंदोबस्त करूंगा। तुम यहीं रहोगे? भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे रोका। तुम अगले कुछ दिनों के लिए लेडीज मेड, महिला परिचारिका और बुलडॉग दोनों का काम करोगे। वह लड़कियों की ओर मुड़ा। तुम लोग वॉर्मवुड स्क्रब्स जेल से भी ज्यादा सुरक्षित रहोगी। बिल्कुल, लुक ने कहा। मैं कल अपना हारमोनियम निकालूंगा, इन्हें थोड़ा संगीत सुना दूंगा। रुक्मणी रॉय चौधरी ने भैरवनाथ मुखर्जी से विनती भरी नजरों से देखा। क्या तुम सबको जाना जरूरी है? भैरवनाथ मुखर्जी कुछ कहने ही वाला था कि राजमोहन रॉय चौधरी ने बीच में बोल दिया। परमव्रता भट्टाचार्य और मैं भी भैरवनाथ मुखर्जी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, युवा अमेरिकी परमव्रता भट्टाचार्य ने सिर हिलाया और रुक्मणी रॉय चौधरी के पास जाकर उससे कुछ फुसफुसाया। अचानक राजमोहन रॉय चौधरी को कुछ याद आया। 1 मिनट, उसने कहा। क्या तुम अपनी वही पुरानी 2 सीटर छोटी कार में सारा बचाव अभियान चलाने वाले हो? मेरी कार का अपमान मत करो, भैरवनाथ मुखर्जी ने नाराजगी जताई। मैं उसे तब से चला रहा हूं जब वह सिर्फ एक ट्राईसाइकिल थी, लेकिन हां, मुझे भी लगता है कि वह पुलिस की उड़नदस्ता टीम जैसी तेजी से नहीं चलेगी। अब अपनी आंखें बंद करो और अंकल भैरवनाथ मुखर्जी तुम सबके लिए एक मजेदार जादू का खेल दिखाने वाला है। लुग, मेरा ख्याल है कि यह ब्रदर हर्बर्ट को पकड़ने का सही समय है ना? लुग ने अपनी विशिष्ट ठसक अपनाई। बहुत मुमकिन है, फिर व्यर्थ ही जोड़ दिया। रात के आधे समय तक जागना, जब तक वह काम से न हो, मेरे हिसाब से तो एक बुरी आदत है। वह टेलीफोन के पास गया। कुछ देर सुनने के बाद उसका चेहरा घृणा से भर गया और उसने रिसीवर को दूर कर लिया। मिस्टर रूडोल्फ अपने भाई से बात करना चाहेंगे, उसने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। फिर एक अस्पष्ट आवाज आई जिससे लुग और ज्यादा चिढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। हां, और जल्दी करो मेरे साहबजादे के सेवक, उसने तीखी आवाज में कहा। फिर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़ा और नकली संभ्रांत लहजे में बोला, उनकी लॉर्डशिप अपने बालों को संवार रहे हैं और फोन तक आने में कुछ समय लगेगा। बाल संवार रहे हैं? भैरवनाथ मुखर्जी ने भौहें उठाईं। पता नहीं, शायद दांत साफ कर रहा हो या कोई और बेवकूफी कर रहा हो। लो, आ गया। भैरवनाथ मुखर्जी ने रिसीवर उठाया। हेलो सन्नी बॉय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या उसने हां कह दी? तुम्हें 7 शिलिंग और 6 पेंस खर्च करने पड़ेंगे। बेहतर होगा कि तुम एक कुत्ता खरीद लो। हां लड़के, मैंने कुत्ता कहा। सुनो, बेंटले कार कहां है? क्या तुम उसे यहां भेज सकते हो? नहीं, वूटन उसे यहीं छोड़ सकता है। ओह, और वैसे इवानहो, अब जब तुम होश में हो तो घर वालों को यह समझा देना कि वे अपनी संतान को केवल एक बार बेदखल कर सकते हैं। एक संतान, एक बेदखली, इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर देना। हां, मुझे पता है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। तुम तुरंत गाड़ी भेजोगे, है ना? हां, व्यापार बढ़ रहा है। अगर यह उछाल जारी रहा तो मैं तुम्हारे पारिवारिक प्रतीक वाला बेल्ट खरीदने वाला हूं। चलो बुढ़े, मुझे 5 मिनट में गाड़ी चाहिए। गुड बाय। फोन रखकर उसने बाकी लोगों की ओर देखा और मुस्कुराया। एक बार फिर युद्ध के मैदान में मेरे दोस्तों। लोग, एक फ्लास्क में ब्रांडी रख लो। लड़कियों का ध्यान रखना, उन्हें बाहर मत जाने देना। हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में लौट आएंगे। 2 जवान लड़कियां इस फ्लैट में, लुग ने सिर झटकते हुए कहा। कमाल है, शर्मनाक, भैरवनाथ मुखर्जी ने हंसी में जोड़ा। पता नहीं मेरी पत्नी इस पर क्या कहेगी। परमव्रता भट्टाचार्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हे भगवान, तुम्हारी पत्नी है? नहीं, भैरवनाथ मुखर्जी ने मजाकिया लहजे में कहा। इसीलिए मुझे नहीं पता कि वह क्या कहेगी। अब अपने कोट पहन लो, मेरे छोटे से घुमक्कड़ों। वे पूरी सुबह गाड़ी चलाते रहे, शहर से बाहर एक्सप्रेसवे में और फिर एक्सप्रेसवे से भोलपुर तक। बेंटले की पिछली सीट पर परमव्रता भट्टाचार्य और राजमोहन रॉय चौधरी झपकी ले रहे थे। भैरवनाथ मुखर्जी ड्राइविंग सीट पर था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही निष्प्राण मूर्खता की अभिव्यक्ति बनी हुई थी।
लेकिन इस लंबी यात्रा के दौरान अपनी थकान के बावजूद उसका दिमाग असाधारण स्पष्टता से काम कर रहा था और जब तक वे ड्राइववे में मुड़े तब तक वह एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच चुका था। वे उन्हींदे और अस्त व्यस्त हालत में कार से बाहर निकले, खुद को एक पुराने आईवी से ढके घर के सामने खड़ा पाया जो ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच आधा छिपा हुआ था। विशाल बगीचे में सदियों से अविचलित गोपनीयता का एहसास था, एक गहरी छायादार शांति। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला और भैरवनाथ मुखर्जी की व्याख्या को शांत सम्मान के साथ स्वीकार किया। मिस्टर ओम प्रकाश समझदार पुजारी के साथ नाश्ता कर रहे हैं सर, उसने कहा। क्या आप इस तरफ आएंगे? यह तुम्हारे पिता का छद्म नाम है, भैरवनाथ मुखर्जी ने परमव्रता भट्टाचार्य से फुसफुसाते हुए कहा। मैं उन्हें सोम मजुमदार कहना चाहता था, लेकिन वे इसके लिए राजी नहीं हुए। वे उस व्यक्ति के पीछे पीछे एक कमरे में गए जो घर के एक पूरे किनारे पर फैला हुआ था। बाहरी दीवार को हटाकर एक लंबा बेलों से ढका कांच का बरामदा बना दिया गया था और यहीं पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर जो एक ढलवाओं लॉन की ओर जाती थीं, उन्होंने जज उत्पल भट्टाचार्य और उनके मेजबान को नाश्ता करते हुए पाया। पुराने जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने उन्हें देखते ही उत्साह से उठकर उनका स्वागत किया। अपने बेटे को फिर से देखकर उनकी खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उन्होंने राजमोहन रॉय चौधरी के बंधे हुए चेहरे को देखा तो वे चिंता से भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़ गए। काबेरी भट्टाचार्य और मिस रॉय चौधरी, क्या वे ठीक हैं? परमव्रता भट्टाचार्य ने जवाब दिया। अब पूरी तरह सुरक्षित पिताजी, लेकिन रुक्मणी रॉय चौधरी ने बहुत भयानक अनुभव झेला। हालात तेजी से बदले हैं। बुजुर्ग व्यक्ति और विवरण सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन सुबोध सान्याल आगे आए और उन्होंने परिचय कराने के लिए रुककर उन्हें बुलाया। परमव्रता भट्टाचार्य ने जल्दी ही पुजारी के सामने साइंस सिटी, टॉपसिया, कोलकाता में हुई घटनाओं का एक मोटा खाका खींचा। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य उनकी बात सुनते गए, उनकी उत्तेजना बढ़ती गई। अंत में वे उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगे। यह भयंकर है, उन्होंने कहा। भयंकर? हमेशा दूसरे लोग ही पीड़ित होते हैं। मैं तो हर बार बच जाता हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं, जो भी मेरे संपर्क में आता है वह संकट में फंस जाता है। यह खतरा जैसे मुझसे फैलने वाली कोई महामारी है। ओह, फिलहाल तो हम सुरक्षित हैं, राजमोहन रॉय चौधरी ने जबरन मुस्कान लाने की कोशिश की। परमव्रता भट्टाचार्य और मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हुए और रुक्मणी रॉय चौधरी और काबेरी भट्टाचार्य अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। असली चिंता यह है कि आगे क्या होने वाला है। पुराने उत्पल भट्टाचार्य ने जिज्ञासु नजरों से भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा, जो उनके आने के बाद से असामान्य रूप से शांत था। युवा व्यक्ति मुस्कुराया। हमने आपकी खातिर इतनी सारी फजीहत मोल ली कि असल मुद्दा ही भूल गए, उसने कहा। हमें यहां सुबह के अखबारों ने पहुंचाया है। उसने अपनी जेब से एक प्रसिद्ध दैनिक अखबार का पिछला पन्ना निकाला और जज को थमा दिया। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य के मुंह से आश्चर्यजनक स्वर निकला जब उन्होंने वह फोटो देखा जिसे भैरवनाथ मुखर्जी ने इंगित किया था। उन्होंने वह अखबार पुजारी को भी दिखाया। घृणास्पद, सुबोध सान्याल अचानक गुस्से में बोले। घृणास्पद? यह एक इगुआनोडोन, एक और डायनासोर है, डिप्लोडोकस, विशाल शाकाहारी डायनासोर। नहीं, अब ये इसे इगुआनोडोन, एक और डायनासोर कहना शुरू कर देंगे। क्लूअर, संभावित वैज्ञानिक, इस पर भड़क उठेगा। बहरहाल यह तस्वीर बहुत बढ़िया है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। यही असली दिक्कत है। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य इस नए घटनाक्रम की गंभीरता को समझ चुके थे। भोलपुर, गांव की शांति और अपने नए दोस्तों की संगति में वे झूठे सुरक्षा भाव में बह गए थे। अब उनके बहुत नीले नेत्र और गहरे हो गए थे और उनके अभी भी आकर्षक चेहरे पर झुर्रियां और गहरी पड़ गई थीं। यह अब और नहीं चल सकता, उन्होंने कहा। अब बस बहुत हो गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर तुम्हारी यह आखिरी योजना भी असफल रही, भैरवनाथ मुखर्जी, या अगर किसी भी तरह तुम युवाओं पर कोई खतरा आया, तो मैं अकेले ही इस मुसीबत का सामना करूंगा और जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा है उसे स्वीकार करूंगा।
यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने करीबी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूं। भैरवनाथ मुखर्जी ने इस सुझाव के खिलाफ राजमोहन रॉय चौधरी और परमव्रता भट्टाचार्य की तीखी प्रतिक्रिया को चुपचाप सुना, बिना कोई टिप्पणी किए। अंततः उसकी चुप्पी ध्यान देने योग्य हो गई और वे उसकी ओर मुड़े। राजमोहन रॉय चौधरी नाराज था। भगवान की कसम, भैरवनाथ मुखर्जी, तुम ये नहीं कह रहे हो कि तुम इस भयानक विचार से सहमत हो? उसने कहा। फिर जज की ओर मुड़ते हुए बोला, हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हम अब इस खेल में शामिल हो चुके हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तुम भी हमारे साथ हो, है ना भैरवनाथ मुखर्जी? भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि पुजारी ने उसे बीच में टोक दिया। निस्संदेह आप लोग अपनी बातें मुझसे अलग रहकर करना चाहेंगे, उन्होंने धीरे से कहा। जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं अपने अध्ययन कक्ष में रहूंगा। वह चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, राजमोहन रॉय चौधरी, जज और परमव्रता भट्टाचार्य ने एक बार फिर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा। रात की घटनाओं का असर भैरवनाथ मुखर्जी के शरीर पर साफ दिख रहा था। उसका चेहरा और भी पीला हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और मोटे चश्मे के पीछे उसकी आंखें बेहद थकी हुई लग रही थीं। लेकिन उसका मनोबल अब भी ऊंचा था और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में वही हल्कापन बरकरार था। यह जटिल मुद्दा, उसने कहना शुरू किया, मेरी योजना के अनुसार बाद में उठाया जाना था। फिर भी जैसे वे लोग कहते हैं, जब मामला सामने आ ही गया है तो इसे सुलझा ही लें। अगर आपको कोई आपत्ति न हो सर, उसने जज की ओर देखते हुए कहा, तो हमें अब तक की घटनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। जज उत्पल भट्टाचार्य, जो अब तक भैरवनाथ मुखर्जी की विचित्र लेकिन प्रभावी कार्यशैली के अभ्यस्त हो चुके थे, ने उसे आगे बोलने का संकेत दिया। सबसे पहले भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, हम सब जानते हैं कि पुराना धूर्त सेमिस्टर, जो खुद को किसी माचियावेलियन मिसेस हैरिस की तरह रहस्यमयी बनाए रखना चाहता है, इस भ्रम में है कि आपके पास उसके जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी कोई जानकारी है। और सच में आपके पास कुछ है भी, लेकिन वह शायद एस्पेरांतो या किसी और भाषा में है जिसे आप पढ़ नहीं सकते। वह नहीं जानता कि आपके पास असल में क्या है और उसे यह भी एहसास है कि अगर वह इसे देखेगा भी तो पहचान नहीं पाएगा। उसने चारों ओर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, जिस किसी को भी यह बात समझ नहीं आई हो वह हाथ उठा सकता है। सबको समझ आ गया? बहुत बढ़िया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। न्यूयॉर्क में आपको अगवा करना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए उसने आपको डराकर निष्क्रिय करने की चाल चली। जब यह कारगर नहीं हुआ तो उसने जहाज पर एक सनसनीखेज हत्या की योजना बनाई। मेरे बेचारे हेग की असामयिक मौत ने उसकी यह योजना भी विफल कर दी और अब हम रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम तक आ पहुंचे हैं। वह जल्दी जल्दी बोलता रहा, मोटे चश्मे के पीछे से उन पर ध्यानपूर्वक नजरें गड़ाए हुए। वहां, जैसा कि हम जानते हैं, हमें तुरंत पहचान लिया गया था और बेचारे बिमल भट्टाचार्य को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, शायद सेमेस्टर की किस्मत से, न कि उसकी योजना से। वहां अब भी एक रहस्य छिपा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वह एक पल के लिए रुका और जज उत्पल भट्टाचार्य ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। फिर भैरवनाथ मुखर्जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। अब छोटे भैरवनाथ मुखर्जी की कहानी पर लौटते हैं, उसने कहा। यह प्रसिद्ध जासूस कैसे काम करता है? सबसे पहले उसने हमारे इस ग्राहक का विश्वास जीता। उसने जज उत्पल भट्टाचार्य को जो ग्रेगरी की हत्या से जुड़े तथ्य बताए, एक ऐसा सज्जन जो जहाज पर हम लोगों के साथ था, लेकिन जिसे केवल उसका अपना अपराध बोध और मैं ही पहचान सके। जज ने परमव्रता भट्टाचार्य की ओर देखा। यह सच है, उन्होंने कहा। जब तक भैरवनाथ मुखर्जी ने मुझे समझाया नहीं था, मैं उसे बस किसी युवा साहसी व्यक्ति के रूप में देखता था जिसने तुमसे संपर्क किया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ग्रेगरी के बारे में कुछ याद होगा। मैंने उसे कई साल पहले लंबी सजा सुनाई थी। वह सेमेस्टर के आदमियों में से एक था।
जब मुझे यह पता चला तो मैं काफी प्रभावित हुआ। हमारे मुख्यालय में ऐसे हजारों शानदार प्रमाण पत्र हैं, भैरवनाथ मुखर्जी ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ा। यहीं से हमारे नायक और सरकार के बीच समझौता हुआ कि हम दुश्मनों को उनकी असली पहचान उजागर करने के लिए मजबूर करेंगे। इसके लिए हमने भूल भुलैया में रहस्यमयी तरीके से गायब होने की योजना बनाई। अब तक सब ठीक था। इस जासूसी योजना ने शानदार असर दिखाया, बस कुछ गड़बड़ियां हो गईं, जिनमें रुक्मणी रॉय चौधरी का अपहरण भी शामिल था। फिर जैसे फिल्मों में होता है, नियति की उंगली ने हमारे छोटे से रहस्य को पूरी दुनिया के सामने जोर से उजागर कर दिया और अब तुम और मैं इस मुसीबत में फंस चुके हैं। तुम्हें सच में लगता है कि वे अब किसी भी पल आ सकते हैं? परमव्रता भट्टाचार्य ने पूछा। इतनी जल्दी नहीं, भैरवनाथ मुखर्जी ने गंभीरता से कहा। कनैप और रुक्मणी रॉय चौधरी के जरिए हमें बहुत कुछ पता चला। सबसे पहले हमने जाना कि डार्क वॉयस हमारे दोस्त तपस भौमिक और उसके गिरोह का उपयोग कर रहा था, जिसमें कुछ खूंखार गुंडे भी शामिल थे। यानी हमें अपने दुश्मनों की पहचान लगभग पूरी तरह पता है, बस एक को छोड़कर, हमारा छोटा सा सेमिस्टर, और वह शायद कोई जाना पहचाना और सम्मानित व्यक्ति ही होगा, जैसे प्रधानमंत्री या मिस्टर होम, जो होम एंड कॉलोनियल के मालिक हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उसके कुछ आदमी यहां पहले से मौजूद हो सकते हैं? यह जज उत्पल भट्टाचार्य थे जिन्होंने सवाल किया। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसके आदमी से क्या मतलब लेते हो, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मुझे अभी तक यह भी ठीक से नहीं पता कि मिस्टर तपस भौमिक खुद उसके आदमी हैं या नहीं। फिलहाल वह दूसरे स्थान पर हैं और यही हमारी पहली छोटी सी बढ़त है। अगर किसी का पूरा मुख्यालय और स्टाफ पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है तो वह आदमी तपस भौमिक ही है। वह खुद अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इससे हमें थोड़ा समय मिल जाता है। साथ ही यह संभावना भी बनती है कि खुद बड़ा बाजीगर इसे निजी मामला बनाकर सामने आए। मुझे लगता है यह पूरी तरह संभव है। मुझे अब भी तुम्हारी योजना समझ नहीं आ रही, परमव्रता भट्टाचार्य ने बीच में कहा। तुम्हारी रणनीति क्या है? भैरवनाथ मुखर्जी थोड़ा रुका और जज की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम लौटें। मैंने रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम इसलिए चुना है क्योंकि वह हमारी अपनी जमीन है। अगर यूं कहें, वे हम पर हमला करेंगे, लेकिन हम किसी और को खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सेमिस्टर गांव वालों को निशाना बनाने वालों में से नहीं है। या तो हम उन्हें पकड़ लेंगे या वे हमें। जो भी होगा वह बहुत तेजी से होगा, बिल्कुल सनसनीखेज और शायद अंतिम रूप से। आप क्या कहते हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। यह वही चुनौती थी जो उनकी बेबाक प्रवृत्ति को भा गई। मैं तैयार हूं, उन्होंने कहा। मैं भी, परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा। तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो, राजमोहन रॉय चौधरी ने उत्साह से कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिला दिया। माफ करना, उसने परमव्रता भट्टाचार्य से कहा, लेकिन तुम्हारे पिता और मैं अकेले जा रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं जा रहे। यही अंतिम योजना है। हां, यही अंतिम निर्णय है, बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य ने सहमति जताई। देखो परमव्रता भट्टाचार्य, मैं इसमें इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है और न ही मैं कोई और विकल्प चाहता हूं। किसी को काबेरी भट्टाचार्य का ख्याल रखना होगा। यह केवल इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेटे हो और हर आदमी चाहता है कि कोई उसका उत्तराधिकारी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास जरूरी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें काबेरी भट्टाचार्य और मेरे सभी मामलों की देखभाल करनी है। लड़के ने बेबस होकर अपने पिता की ओर देखा। लेकिन डैड, मैं आपको और भैरवनाथ मुखर्जी को अकेले इसमें नहीं जाने दे सकता। और भैरवनाथ मुखर्जी क्यों? ओह, इस तरह के मामलों के लिए रोज ऑर्डर लिए जाते हैं, भैरवनाथ मुखर्जी ने मजाकिया लहजे में कहा। तुम शायद मेरे पेशेवर दर्जे को भूल रहे हो। बिल्कुल, जज ने कहा। तुम और रॉय चौधरी, परमव्रता भट्टाचार्य इससे बाहर रहोगे। बकवास, राजमोहन रॉय चौधरी ने झुंझलाकर कहा। मैं भी आ रहा हूं, भले ही मुझे सिर्फ विधवा कुंज में रहने के लिए ही क्यों न जाना पड़े। वहां रहने का पूरा हक है मुझे।
रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम के चप्पे चप्पे से मैं जितना परिचित हूं उतना तुम में से कोई नहीं है। मैं ही वह आदमी हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे पास अब भी 2 काम करने लायक बाहें हैं जो कि परमव्रता भट्टाचार्य के पास नहीं है, और मेरा दिमाग कभी ज्यादा अच्छा था भी नहीं। भैरवनाथ मुखर्जी सोच में पड़ गया। इसमें कुछ बात तो है, उसने कहा। और तुम्हारी बहन का क्या? बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य ने पूछा। राजमोहन रॉय चौधरी थोड़ा झिझका और परमव्रता भट्टाचार्य की ओर देखा। मुझे लगता है वह ठीक रहेगी, उसने कहा। उत्पल भट्टाचार्य ने अपने बेटे की ओर तीखी नजरों से देखा। क्या वाकई? उसने पूछा। तो फिर तुम थोड़ी देर आराम करके तुरंत शहर लौट जाओगे? और इस छोटे रॉय चौधरी के बारे में क्या ख्याल है भैरवनाथ मुखर्जी? मुझे नहीं लगता कि हम उसे रोक सकते हैं, भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से कहा। यह एक महान कार्य है और ऐसी बातें राजमोहन रॉय चौधरी किसी न किसी को तो करनी ही पड़ती हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा, परमव्रता भट्टाचार्य ने नाराजगी जताई। कुशलता ही मेरा आदर्श वाक्य है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। जैक शेपर्ड को किसने गिरफ्तार किया? चार्ली पीस को किसने दोषी ठहराया? पॉइजनर पामर का पीछा किसने किया? जैक द रिपर को न्याय दिलाने वाला कौन था? पॉली की पत्रिका में अगले रोमांचक अंक में जानिए, हर मंगलवार सिर्फ 2 पैसों में। अब बस करो, उत्पल भट्टाचार्य ने कहा। तो भैरवनाथ मुखर्जी, अब अगला कदम क्या होगा? नींद, प्रकृति का मधुर विश्राम, युवा आदमी ने गंभीरता से कहा। हमें इस विद्वान धर्मगुरु को आज हमें यहां रुकने देने के लिए मनाना होगा। हमें रात में रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है हम तब तक यहां सुरक्षित रहेंगे। परमव्रता भट्टाचार्य, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। हम तुम्हें रास्ते में सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देंगे। बकवास, परमव्रता भट्टाचार्य झुंझला गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी सो पाऊंगा। शौकीन, भैरवनाथ मुखर्जी ने खुशी खुशी कहा। मैं तो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह सोऊंगा। पुराने विकारेज में ठहरने की कोई कठिनाई नहीं थी। आधे घंटे के भीतर साहसी लोग एक ऐसे शयन कक्ष में बस गए थे जिसकी नंगी लकड़ी की बीम और प्लास्टर की दीवारें ठंडी और शांत थीं। जब वे तीनों जागे तो उन्होंने पाया कि उनके लिए एक भव्य भोजन तैयार किया गया था जो युद्ध में जाने वाली किसी छोटी मध्ययुगीन सेना को भी असंतुष्ट न करता। जब उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया तब लगभग 9 बज चुके थे। गांव में किसी अजनबी की कोई खबर नहीं थी और भैरवनाथ मुखर्जी विचारशील हो गया। उन्होंने फ्लैट पर नजर रखी होगी, उसने कहा। मुझे लगा था कि वहां कोई आदमी था। संभवतः वे कल रात की शराब के नशे में थे। हमें 1-2 दिन तक कोई हलचल न दिखे तो हैरानी नहीं होगी। काश मैं भी इसमें शामिल होता, परमव्रता भट्टाचार्य ने 100वीं बार कहा। मेरा हाथ उतना सख्त नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसके पिता उसकी ओर मुड़े। हमने यह आज सुबह तय कर लिया था बेटा, उन्होंने कहा। तुम सीधा शहर लौटो और इस पत्र को काबेरी भट्टाचार्य के पास ले जाओ। तुम बाहर हो, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। मुझे लगता है कि किसी चीज पर मुक्का मारने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। अगर इससे ज्यादा गंभीर कुछ न हुआ तो भगवान अर्नब रॉय की रक्षा करें। तुम्हारे लिए एक ट्रेन है, परमव्रता भट्टाचार्य, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वुडब्रिज से 10:30 बजे। हम रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम लगभग 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। सब तैयार हैं? वे सिर हिलाकर सहमत हुए। अभियान की गंभीरता का एहसास फिर से उनके दिमाग में घर कर गया और भले ही भैरवनाथ मुखर्जी हमेशा की तरह चंचल बना रहा, बाकी सभी चुप थे। सुबोध सान्याल ने अपना फाटक खोला और महान बेंटले को धीरे धीरे और बिना आवाज के बाहर निकलने दिया। वे वुडब्रिज में परमव्रता भट्टाचार्य को उतारने के लिए बस 1 मिनट के लिए रुके। परमव्रता भट्टाचार्य और उसके पिता, जो कार के पीछे चुपचाप बातचीत कर रहे थे, बस एक दूसरे से हाथ मिलाए। राजमोहन रॉय चौधरी युवा आदमी की ओर झुका। बच्चे का ध्यान रखना, उसने कहा और फिर कुछ झिझकते हुए जोड़ा, अगर कुछ हो जाए तो काबेरी भट्टाचार्य को मेरा सारा प्यार देना। परमव्रता भट्टाचार्य ने सिर हिलाया। मुझे तुमसे जलन हो रही है दोस्त, उसने ईमानदारी से कहा। कोई संदेश भैरवनाथ मुखर्जी?
रुक्मणी रॉय चौधरी से कहो। मुस्कुराते हुए, लड़का मर गया, श्री भैरवनाथ मुखर्जी ने हंसते हुए कहा। फिर अधिक गंभीर होते हुए जोड़ा, और अगर ऐसा होता है तो उसे ऑटोलायक्स दे देना, लग भी अगर वह चाहे तो। अगर ये दोनों घर में होंगे तो वह मुझे भूलने की उम्मीद नहीं कर सकती। आखिरी शब्द के साथ उसने कार को छोटे स्टेशन यार्ड से मोड़कर रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम की ओर बढ़ा दिया। इस बीच भोलपुर के विकारेज में ठीक उसी समय भोलपुर में रेवरेंड सुबोध सान्याल एक देर से आई टेलीग्राम को ध्यान से पढ़ रहे थे, जिसे पोस्टमास्टर खुद सुविधा के लिए लाया था। यह भैरवनाथ मुखर्जी रीडिंग नाइट्स के नाम था। इसे हॉल में डिलीवर किया गया था और क्लूअर ने इसे विकारेज भिजवा दिया था। पुराने पुजारी ने पहले इसे पढ़ने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने कहा कि यह अत्यंत जरूरी है तो आखिरकार उन्होंने पतले लिफाफे को फाड़ दिया। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम लौट रहे हैं, तुरंत हमारे पास आइए, अति आवश्यक। रुक्मणी रॉय चौधरी। काबेरी भट्टाचार्य। सुबोध सान्याल ने पोस्टमास्टर की ओर देखा। डाकघर बड़ी मजेदार गलतियां करता है, उन्होंने चिढ़कर कहा। पोस्टमास्टर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, जैसा आया वैसा भेज दिया। अगर कोई गलती है तो वह भेजने वाले की है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि पोस्टमास्टर की यह टिप्पणी कितनी सही थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।